गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड ग्रामीण क्षेत्र पर रूलिंग शासन चलाना। आपने लास्ट चैप्टर में या लास्ट वीडियो में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में किस प्रकार अंग्रेज भारत में आए और व्यापार के उद्देश्य से आए थे और किस प्रकार उन्होंने भारतीय बाज़ारों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, भारतीय बाज़ार पर अपना अधिकार कर लिया था। और उनके बीच इस बाज़ार में को लेकर ही कई युद्ध भी हुए। बक्सर के उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और बक्सर का युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध हुआ। उसके पश्चात उन्होंने उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता ही चला गया और वो ग्रामीण क्षेत्रों पर भी अपना शासन चलाने आरंभ कर दिया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट फैक्ट है जो है दीवानी ऑफ बंगाल। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसके पश्चात 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया था। यानी कि बंगाल की जो बागडोर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी। तो इससे क्या परिणाम हुए? एज ए दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर द कंट्रोल। इससे क्या हुआ? कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से लगान वसूल करने के जो अधिकार थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। कंपनी की आय में वृद्धि हुई और कंपनी बंगाल में इकट्ठा होने वाले सारे पैसे से जो है निर्यात करने लगी और उसी पैसे से चीज़ें खरीदती थी। तो इसका ये रिज़ल्ट हुआ। तो इस दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले जाने से तो क्या हुआ? बंगाल में फेमिनाइन हो गया। इन 1770 ए टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। इस दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाने से जो भारतीय कारीगर थे उनकी दशा जो है वो काफ़ी दयनीय हो गई थी और जो है अकाल पड़ गया था। उस समय बहुत से लोग जो है बंगाल में मारे गए थे। तो अंग्रेज़ों ने एक सेटलमेंट स्थापित किया जिसका नाम था द परमानेंट सेटलमेंट। इस परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग अ सिस्टम ऑफ रेंट कलेक्शन बाय द राजास एंड तुगलकदार्स, एक कर वसूली की एक नई व्यवस्था थी जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू की गई थी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 और इस कर व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूल करके अंग्रेज़ों द्वारा तय दर से जमा कराना होता था। यानी कि जो जमींदार थे वो किसानों से कर वसूल करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज़ों को जमा कराते थे। ये था परमानेंट सेटलमेंट। अगर ये देरी भी हो जाती इस कर को चुकाने में तो अंग्रेज़ों ने क्या कर रखा था? इस नीति के अनुसार कि अगर वह इस निर्धारित समय पर अपना कर नहीं चुका पाए तो उनकी वो ज़मीन वो हड़प लेते या उस कर को दुगना कर देते। इस तरीके की नीतियाँ उन्होंने बना रखी थी। तो नेक्स्ट उन्होंने ये थी परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि एक निश्चित जो है कर निर्धारित कर दिया था, निश्चित कर दिया था कि इतना तो देना ही है। अगर नहीं चुकाया तो उसके ऊपर और डबल हो जाता या फिर उनकी ज़मीन छीन ली जाती। इसके बाद उन्होंने फिर एक सिस्टम और चलाया, वो था महलवारी सिस्टम। ए रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1822 by an Englishman Holt Mackenzie।
इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। ये महरवारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में लागू भू राजस्व एकत्रित करने की एक संशोधित प्रणाली थी, यानी कि उस परमानेंट सेटलमेंट को थोड़ा सा और संशोधित कर दिया गया। इस व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उसे जमा करने का जिम्मा गांव के मुखिया को दे दिया। पहले तो जमींदार करते थे, अब क्या है, जो गांव का मुखिया है वो जो है वो करेगा। पहले तो जमींदार अपना जमा करा के आते थे, बट उस महलवाड़ी संस्था में क्या हुआ, अब गांव के मुखिया को ये सौंप दिया गया कि उस गांव में जितना भी कर होगा फसल का, तो वो इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को जमा करा कर आएगा। अगर वो समय पर नहीं जमा करवा के आया तो वो उस गांव को ही अपने अधीन कर लेते थे। तो ये थी आपकी महलवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद उन्होंने एक नई व्यवस्था अपनाई जिसका नाम था मुनरो सिस्टम, रैयतवारी या मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, इट वाज अ सिस्टम ऑफ लैंड रेंट डिवाइस्ड बाय द ब्रिटिश इन साउथ इंडिया। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू की गई भू राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था। दक्षिण भारतीय इलाकों को ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और वहाँ पर भी जो है कर इकट्ठा करने की, भू राजस्व इकट्ठा करने की नीतियाँ स्थापित की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा सीधे किसानों से ही राजस्व एकत्रित किया जाता था। मुनरो सिस्टम में सीधे किसानों से ही राजस्व इकट्ठा किया जाता था। महलवाड़ी में गांव के मुखिया से और स्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदार किसानों से कर वसूलते थे। तो ये तीनों व्यवस्थाएं जो हैं उन्होंने लागू की थी, आपकी परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम और मुनरो सिस्टम। इन तीनों की जो नीतियां थी वो अलग अलग थी, एक दूसरे से चेंजेस थी, आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो किसान थे उन्होंने क्रांति शुरू कर दी। द ब्लू रेबिलियन, नील की खेती का विद्रोह हुआ। इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ द रेयोट्स इन द बंगाल refused to grow indigo and pay rents to the planters। तो जब ये सारी नीतियाँ अंग्रेज़ों ने लागू की तो जो नहीं चुका पाते थे कर को, तो उनकी ज़मीन को जो जब्त कर लिया जाता था और उन पर अंग्रेज़ जो है वो यूरोप के लिए फसलें करवाते थे। अंग्रेज़ों ने यूरोपीय मांग और हितों को ध्यान में रखकर भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगानी जो है शुरू कर दी थी। बहुत सारी फसलों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, जैसे अफीम, नील, कपास, गन्ना, गेहूं, पटसन और चाय। इन फसलों को वो उगाते थे और उसके कम लेबर दी जाती थी उन लोगों को। तो जो वहाँ के श्रमिक थे उन्होंने ब्लू रिबेलियन नाम से एक विद्रोह खड़ा कर दिया। 1859 ईस्वी में बंगाल के जो किसान थे जिनको रयोत कहा जाता था, नील की खेती करने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये तलवार और भाले लेकर और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे जो कि अंग्रेज़ों ने स्थापित कर रखी थी। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना धीरे धीरे शासन आरंभ किया और इस शासन के विरोध में किसान जो है उनके विद्रोह में खड़ा हो गया, जिससे नील विद्रोह, इंडिगो कल्टीवेशन के थ्रू किसानों ने अपना विद्रोह आरंभ कर दिया था। इस प्रकार वहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे ग्रामीण और किसान सभी, और उनके खिलाफ विद्रोह
छेड़ दिया था। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।